नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ा था या वीडियो जारी किया था कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके क्या डेफिनेशंस, क्या मीनिंग्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इनके बारे में हमने कल के वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक और मानविकी पर्सपेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। विभिन्न लक्षणों एवं क्षमताओं के आधार पर विज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है: भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत खगोल विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, जीव विज्ञान आदि रखे गए हैं। इन विज्ञानों की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, न्यायशास्त्र, समाजशास्त्र आदि आते हैं। सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति के संबंध में विवाद रहा है कि इन विज्ञानों की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा मानविकी। उपरोक्त वर्णित विशेषताओं और क्षमताओं के आधार पर समाजशास्त्रियों में भी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य की प्रकृति के संबंध में मतभेद है। एक संप्रदाय का प्रयास समाजशास्त्रीय प्रकृति को वैज्ञानिक बनाने और सिद्ध करने की रहा है। ये संप्रदाय उपरोक्त वर्णित सभी गुणों के आधार पर समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञानों के समकक्ष सिद्ध करने का दावा करता है। इनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र भौतिक विज्ञानों की तरह से क्या है का अध्ययन करता है। इसकी अध्ययन की पद्धति, सिद्धांत, तथ्य, मान्यताएं आदि भौतिक विज्ञानों जैसी है, लेकिन दूसरे संप्रदाय की मान्यता है कि इसकी प्रकृति मानविकी है, अर्थात समाजशास्त्र क्या है के साथ साथ क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की अनेक सीमाएं हैं। इसके पास प्रयोगशाला नहीं है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं हो सकती। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं, मतभेदों, सीमाओं आदि के कारण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति का अध्ययन निम्न दो वर्गों में विभाजित करके किया जाता रहा है: वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानविकी परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है: वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानविकी परिप्रेक्ष्य। किसी भी विषय के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण न्यूनतम योग्यताएं अर्थात मानदंड निर्धारित किए हैं। विषय के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लिए निम्न मानदंडों के अनुसार खरा उतरना आवश्यक है। ये मानदंड हैं: वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, जिसके अंतर्गत समस्या का कथन या कल्पना का निर्माण। दूसरा, तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण एवं संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं संगठन। चौथा है सामान्यीकरण, निष्कर्ष, वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण। पांचवा है प्रतिवेदन आते हैं। विज्ञान की कुछ प्रमुख विशेषताएं इसके अंतर्गत कारणता, आनुभाविकता, सार्वभौमिकता, अवलोकन, सत्यापन और विश्वसनीयता, सामान्यीकरण आते हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विकास। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास समाजशास्त्र के प्रवर्तकों कांट, स्पेंसर, दुर्खीम और वेबर से लेकर इनके शिष्यों एवं अनुयायियों परेटो, पार्सन्स, मार्टन, किंग्सले डेविस आदि के उल्लेखनीय हैं, जो निम्नलिखित हैं: समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास के निर्माता।
ऑगस्ट कॉम्टे। सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को अनेक प्रकार से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का प्रयास किया। आपने समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर इसकी उत्पत्ति और विकास एवं संरचना एवं कार्यों के अध्ययन करने वाले विषय को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान के उद्देश्य से इसका नाम समाजशास्त्र अर्थात समाजशास्त्र रखा था। कॉम्ट की मान्यता थी कि ज्ञान का विकास निश्चित चरणों में सीधी रेखा से सरल से जटिल एवं न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता की ओर होता है। आपने ज्ञान के विकास के निम्न 3 चरण बताए: धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। प्रथम चरण धार्मिक अवस्था है। इसमें मानव धार्मिक मान्यताओं के आधार पर घटनाओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ज्ञान के विकास के दूसरे चरण में धर्म का स्थान तर्क ले लेता है और उनको आपने तात्विक अवस्था कहा। इस अवस्था में सत्य की खोज तर्क के आधार पर की जाती है। आपके अनुसार ज्ञान के विकास का तीसरा और अंतिम चरण प्रत्यक्षवादी अवस्था है। इस अवस्था में ज्ञान का आधार विज्ञान है। कॉम्टे के अनुसार इस वैज्ञानिक अवस्था में मानव सभी क्षेत्रों एवं घटनाओं से संबंधित सत्य की खोज प्रत्यक्ष अवलोकन, परीक्षण, कारणता अर्थात वैज्ञानिक विधि एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करता है। आपकी मान्यता है कि ऐसी वैज्ञानिक अवस्था भौतिक विज्ञानों में विकसित हो चुकी है तथा सामाजिक विज्ञानों में भी होती है। आपने लिखा है कि समाजशास्त्र आज ज्ञान के विकास की वैज्ञानिक अवस्था में है, इसलिए सामाजिक घटनाओं को भौतिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति एवं परिप्रेक्ष्य के अनुसार विश्लेषित किया जाना संभव है। ज्ञान के विकास की जो अवस्थाएं बताई ऑगस्ट कॉम्टे ने, वो थी धार्मिक अवस्था, उसके बाद तात्विक अवस्था, उसके बाद वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी व्यवस्था। कॉम्टे अधिक समय तक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने में लगे रहे। इसलिए आप समाजशास्त्र के लिए वे सब कुछ नहीं कर सके जो एक विषय को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। ये कार्य बाद के प्रवर्तकों, विचारकों, समाजशास्त्रियों स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, पेरेटो, पार्सन्स और मर्टन आदि ने किया। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आपने प्राणी शास्त्रीय वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समाज की व्याख्या एवं विश्लेषण प्रस्तुत किए। आपने प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत जैसे साबियावी उद्विकास को समाज, धर्म आदि पर लागू किया और निष्कर्ष भी निकाला कि समाज और साबिया में अनेक समानताएं हैं तथा इन दोनों के उद्विकास की प्रक्रिया के चरण भी सरल से जटिल तथा न्यून से विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण की ओर देखे जा सकते हैं। स्पेंसर ने समाज एवं धर्म के उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किए। आपने समाज के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान किया तथा प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों एवं विचारों को समाज पर उतारकर समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाया। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास में अनेक प्रकार से योगदान किया। आपने समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु को वैज्ञानिक तथ्य कहा। आप समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष, यथार्थ एवं अनुभवी विज्ञान बनाना चाहते थे। इसके लिए दुर्खीम ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के निम्न नियमों का निर्माण किया। सामाजिक नियमों को वस्तु माना जाए, समस्त पूर्व धारणा को उखाड़ फेंका जाए,
सामाजिक तथ्यों का व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र रखकर अनुसंधान किया जाए। इन्हीं नियमों के आधार पर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपने निम्न अध्ययनों में व्यवहारिक रूप प्रदान किया। द सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, आपने इन अध्ययनों के अतिरिक्त यांत्रिक सावयवी एकता, सामूहिक प्रतिनिधित्व आदि अवधारणाओं का निर्माण करके समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान की। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में विशेष योगदान किया। आपने सुझाव दिया कि समाजशास्त्री को केवल वैज्ञानिक विश्लेषण अर्थात क्या है का अध्ययन करना चाहिए तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय अर्थात क्या होना चाहिए से दूर रहना चाहिए। आपका कहना था कि एक घटना जिस रूप में है उसी रूप में उसका यथार्थ अवलोकन में विश्लेषण करना चाहिए। वैज्ञानिकों को घटना से संबंधित अच्छा बुरा, सत्य असत्य, उचित अनुचित आदि का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आपने समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में ये भी कहा कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानवीय संबंधों के अध्ययन को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए आपने एक विशेष अध्ययन पद्धति वर्षतेहन का विकास किया। इस पद्धति के अनुसार सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक विश्लेषण के लिए क्रिया में भाग लेने वालों की स्थिति में समाजशास्त्री अपने आप को रखकर क्रियाओं व उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। इस वर्षतेहन पद्धति का महत्व रखते हुए आपने लिखा है कि प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं में अंतर है। प्राकृतिक वस्तुओं का वस्तुपरक अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि उनकी अध्ययन की वस्तु के पास बुद्धि नहीं है। मानव के पास बुद्धि है, तर्क है, वह सामाजिक क्रियाओं को समझने के बाद प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार से सामाजिक क्रिया के अध्ययन के दो दृष्टिकोण होते हैं। एक वह जो दिख रहा है, इसे वेबर ने वस्तुपरक बताया। दूसरी वह जो क्रिया में भाग लेने वाले सहभागियों के अनुसार हो रहा है। इसे ज्ञात करने के लिए आपने वर्षतेहन पद्धति का सुझाव दिया। आपके अनुसार सामाजिक घटना में जो कुछ दिख रहा है वह वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि जो कुछ सहभागी समझ रहे हैं, कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वे वैज्ञानिक है, जिसे ज्ञात करने के लिए सहभागियों के व्यक्तिपरक या विषयपरक दृष्टिकोण से अध्ययन करके ही समझा, देखा, परखा, विश्लेषित किया जा सकता है। आप मूल्ययुक्त अध्ययन के समर्थक रहे हैं। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र में यही वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। इसे आपने समाजशास्त्र की परिभाषा में भी स्पष्ट किया है। आपके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी क्रियाओं, प्रक्रियाओं एवं प्रभावों की बुद्धिसंगत व्याख्या की जा सके। विल्फ्रेड पैरेटो। आप समाजशास्त्र के दृष्टिकोण एवं अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिकता प्रदान करना चाहते हैं। आप समाजशास्त्र के दृष्टिकोण एवं अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिकता प्रदान करना चाहते थे। आपने कहा है कि समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समाजशास्त्र में तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण करने के लिए निम्न स्तरों का उल्लेख किया: निरीक्षण, तथ्य, युक्ति, अभ्यासयुक्त अनुभव, तर्क संगत निष्कर्ष। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अनुभवों के आधार पर करेगा। सामाजिक घटनाओं को वास्तविक निरीक्षण एवं प्रयोग की कसौटी पर जांच करेगा। इसके बाद विभिन्न घटनाओं के
समान तत्वों की खोज करेगा, समानताओं के आधार पर समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण करेगा अथवा नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करेगा। इस प्रकार पेरेटो ने समाजशास्त्रीय पद्धति एवं परिप्रेक्ष्य की नींव को वास्तविक, यथार्थ एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। अब है टालकाट पार्सन्स। आपने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए निम्न मानदंडों एवं विशेषताओं को आवश्यक बताया। समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं। आनुभाविकता, एम्पिरिसिज्म। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत प्रयोग से तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। इनका संकलन मानव की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभवजन्य होना चाहिए। तार्किक स्पष्टता, लॉजिकल क्लैरिटी, विभिन्न सिद्धांतों, उनमें वर्णित तथ्यों, वैज्ञानिक प्रस्तावना आदि में तार्किक स्पष्टता होनी चाहिए। तार्किक सुसंगतता, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, किसी भी सिद्धांत की समस्त परिस्थितियों में पारस्परिक तार्किक सुसंगतता भी आवश्यक है। सिद्धांतों की सामान्यता, सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो सभी स्थानों व कालों में सत्य एवं प्रमाणित सिद्ध हों। सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। रॉबर्ट मर्टन ने भी समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यता के लिए निम्न 5 आधारों को महत्वपूर्ण बताया। सार्वभौमिकता, संगठित संदेहवाद, संप्रेषणीयता, नैतिक तटस्थता, रुचिहीनता। सार्वभौमिकता, वैज्ञानिक सिद्धांत, तथ्य एवं नियम सभी स्थानों व कालों में समान रूप से सत्य, प्रमाणित एवं विश्वसनीय होने चाहिए। जिस प्रकार से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी स्थानों व कालों में लागू होता है। संगठित संदेहवाद, विज्ञान परंपराओं के विश्वास पर आधारित नहीं होते, ये संगठित संदेह की खोज और अन्वेषण पर आधारित होते हैं। मर्टन का कहना है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य तथ्यों को प्रामाणिकता प्रदान करने से पूर्व उनकी सत्यता का परीक्षण एवं प्रभाविता की जांच करता है। संप्रेषणीयता, कम्युनिकेबिलिटी, वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों को वैज्ञानिक समुदाय में समान रूप से संचारित एवं प्रसारित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों को वैज्ञानिक समुदाय में समान रूप से संचारित एवं प्रसारित किया जाता है। इनका वैज्ञानिक जगत में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। खोज, परिणाम, प्रतिक्रियाएं, मूल्यांकन आदि शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करके संप्रेषित किए जाते हैं। नैतिक तटस्थता, एथिकल नेचुरलिटी, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लिए आवश्यक है कि घटनाओं का अध्ययन नैतिक रूप में तटस्थ, मूल्य मुक्त तथा पक्षपात रहित हो। अच्छा, बुरा, सही, सुंदर, उचित आदि से विज्ञान का संबंध नहीं होना चाहिए। रुचिहीनता, डिसइंटरेस्टेडनेस, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य सभी प्रकार के पक्षपातों, भावनाओं, पसंद, नापसंद आदि अभिरुचियों से स्वतंत्र होना चाहिए। ये मूल्य मुक्त होता है, न कि मूल्यबद्ध। मर्टन ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के कार्यों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया। प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य। प्रकार्य जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने एवं समायोजन में लाने में सहायक होते हैं। दुष्कार्य अव्यवस्था में वृद्धि करते हैं। अकार्य तटस्थ व निष्क्रिय कार्य होते हैं। मर्टन ने प्रकार्य और दुष्कार्य को निम्न 2 उप भागों में विभाजित किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। आपके अनुसार प्रत्यक्ष कार्य वस्तुपरक परिणाम हैं जो व्यवस्था में अनुकूलन और समायोजन में योगदान देते हैं तथा व्यवस्था में भाग लेने वालों द्वारा मान्य एवं चाहे जाते हैं।
अप्रत्यक्ष कार्य ने तो चाहे जाते हैं और उन्हें मान्यता प्राप्त होते हैं। क्रिया के अनचाहे परिणाम 3 प्रकार के हैं। वे निर्दिष्ट व्यवस्था के प्रक्रियात्मक हैं और ये अप्रत्यक्ष हैं। वे जो निर्दिष्ट व्यवस्था के लिए दुष्कार्यात्मक हैं और वे अप्रत्यक्ष हैं, और वे जो निर्दिष्ट व्यवस्था संबंधित नहीं हैं और उनका कैसा भी प्रक्रियात्मक एवं दुष्कार्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से मार्टन ने समाज के सभी पक्षों को अध्ययन की योजना प्रदान करके समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए जो कार्य कॉम्टे ने प्रारंभ किया था उसे पूरा किया। कॉम्टे ने समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए ज्ञान का वैज्ञानिक अवस्था में विकसित हो जाना बताया तथा लिखा कि आज समाज के अध्ययन करने वाले विषय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का आधार स्वतः ही वैज्ञानिक है। स्पेंसर ने समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों को समाज पर लागू करके समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता को प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य तक सीमित था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।